So good evening to all of you first. Good evening, ma'am. Okay. See, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं ऐसे बोलती हूँ आपको डाउट हो जाता है क्या? नहीं ना? नहीं, ठीक है, थैंक यू। सो द टॉपिक इज वैदिक पीरियड, राइट? बहुत ध्यान से समझना है एंड कोशिश करना कि जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे क्लास में ही पूरा बिल्कुल मेमोरी में सेट हो जाना चाहिए, राइट? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर फैक्ट्स हैं, ठीक है? याद तो कर ही लेंगे हम, मैं करा दूंगी, डोंट वरी। चलो, लेकिन इससे पहले बिफोर वी स्टार्ट वैदिक पीरियड आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। और मुझे पता है आप सबको याद होगा, राइट? चलो, कुछ साइट्स के नाम बताओ आईवीसी के। लोथल फ्रॉम गुजरात, अब तो 3 क्वेश्चन आपके बढ़ गए, हेल्प कर दिया आपने। कालीबंगा फ्रॉम राजस्थान, अच्छा। प्रियंका? हाँ, मेहरगढ़, ओके। अमरी और साइट्स फ्रॉम हरियाणा, हाँ। दायमाबाद फ्रॉम, हाँ, नो, महाराष्ट्र। एंड साइट्स ऑफ हरियाणा, जो सबसे बड़ी है रानी होती है, राखी गढ़ी एंड बनावली। बनावली, वेरी गुड, ओके। साइट्स फ्रॉम गुजरात, लोथल के अलावा ढोलावीरा, धोलावीरा, ओके। नागेश्वर, कुटरा, सुरकोटड़ा, वेरी गुड। नागेश्वर, नागेश्वर, रंगपुर, रंगपुर गुजरात। पंजाब में कौन सी है? पंजाब में रोपर, रोपड़ फ्रॉम पंजाब। और जम्मू, मांडा, मांडा फ्रॉम जम्मू। अफगानिस्तान, शोरतुगई एंड मंडीगक, मंडेगाक, ओके। एंड द नदर्न मोस्ट इन पाकिस्तान, नदर्न मोस्ट इन पाकिस्तान, याद करो, हड़प्पा से भी ऊपर सिक्का एक गेंडोर, सराय खोला, नदर्न मोस्ट, नदर्न, राइट, ओके। एंड द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, वेस्टर्न मोस्ट, सिक्का गेंडोर, वेरी गुड, ओके। कोस्ट के आसपास एक और है पाकिस्तान में, बालाकोट में। बालाकोट, वेरी गुड, चलो, गुड, ओके। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला? मोहनजोदारो, मोहनजोदाड़ो, ओके। डॉकयार्ड कहाँ पे है? लोथल, लोथल, ठीक है। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, सॉरी, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी? मैम मोहनजोदारो था बिफोर राखी गढ़ी, बट प्रेजेंट टाइम में राखी गढ़ी है। यस, प्रेजेंट टाइम में राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, वेरी गुड। एक काम करो, क्लैप करो, थोड़ा करो सबके लिए। सारी हड़प्पन साइट्स आपको याद हो गई है, दैट्स ग्रेट, है ना? अच्छी बात है ये, विद स्टेट, रियली। देखो, ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है? बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, ठीक है? ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैदिक पीरियड। और यश, आप इधर ही बैठो, हाँ बैठो बैठो।
हाँ ठीक है, चलो वैदिक पीरियड। वैदिक, the word, the term Vedic is related with Vedas. Related with Vedas. And what does Vedas means? What is the meaning of Veda? See, that term Veda is made of or derived of Veds, right? And the term Ved or Vedas means to get knowledge. To get knowledge, right? That means what? That whole chapter or a particular period. See, Vedic period, that means a time period, a range of time. So if we declared a particular time period on the name of Vedas, that means what? Vedas means knowledge. That means what? That particular time period was the time for the development of knowledge, the development of literature, right? So the whole time period, and that time period starts from 1500 BC. If you remember, the later phase of Harappa starts from 1900 or 1800 BC. From that time period, the decline of Harappa begins. Right? यहाँ से start होता है decline होना. Right? And from that date, ध्यान से समझना, from that date, we are having a different culture, right? A different culture settled down in the same location, in the same region. And the differences are very vast. Difference बहुत ज्यादा है दोनों कल्चर में. आईवीसी से ये वैदिक से पहले कौन सा था? आईवीसी. ठीक है. एंड आईवीसी, आप जब भी आप सुनोगे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या आएगा आपके माइंड में? टाउन प्लानिंग आती है, राइट? ठीक है. उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, ट्रेड नेटवर्क, राइट? ये आता है तुरंत. ठीक है. यस, राइट. And the Vedic period, which is popularly known for the literature, that means the earliest literature of Indian subcontinent. Focus on that term, earliest literature of Indian subcontinent. जैसे IVC was the earliest civilization of Indian subcontinent. Similarly, Vedic period, right, or Vedas are the earliest literature of Indian subcontinent. दोनों में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन दोनों के जो डेवलपमेंट की फील्ड्स थी, they were completely different from each other, right? Vedic period is known for Vedas, right? 4 Vedas and Vedic literature completely. Okay. It starts from 1500 BC, right? बीच का जो टाइम है 1800 और 1500 के बीच का जो टाइम है, that was the time period of declining of हड़प्पा, right? अब हड़प्पा डिक्लाइन हुआ, ठीक है, और एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है. ये हो सकता है कि जो नया कल्चर आया उसकी वजह से वो ज्यादा डिक्लाइन हो गया हो,
अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एकदम से आते ही उन्होंने सीधे वेद लिख दिए होंगे, आके बैठे और कहा चलो ऋग्वेद लिखते हैं, ऐसा हुआ नहीं होगा ना, राइट। एंड सी द पीपल हु कंपोज्ड द वेदास, they came to India, they came to Indian subcontinent from the Western Asia. कहां से आए? वेस्टर्न एशिया। ओके, आपको याद है ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद जो हमने मूवमेंट पढ़ा था उनका, तो वो मूवमेंट भी कैसे था? फ्रॉम अफ्रीका दे एंटर्ड इनटू वेस्टर्न एशिया एंड देन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया दे एंटर्ड इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यही रूट था, राइट। वैदिक में भी ये लोग कहां से आए? वैदिक पीपल केम फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। इनके बाद भी टिल मुगल्स सब लोग कहां से आए? ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है ना इंडिया का, यहीं से आए सब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट यहीं से सब आए, एंटर किया सबने इंडिया में। राइट, ये क्या था? ये गेटवे है, राइट। तो ह्यूमंस जब आए इंडिया में वो भी यही पाथ फॉलो करके आए, ठीक है। उसके बाद जब वैदिक पीरियड में वैदिक पीपल आए तो वो भी कहां से आए? इसी रूट से आए, ठीक है। और आगे भी जितने भी आउटसाइडर्स इंडिया में आए, जितने भी आउटसाइड इन्वेजन्स इंडिया में हुए, दे केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, राइट। सो ये टर्म आप याद रखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, गेटवे फॉर द आउटसाइडर इन्वेडर्स। क्लियर? ओके, सो फ्रॉम 1500, मैं बार बार ये 1500 इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि सी हिस्ट्री में हम कुछ भी बिना प्रूफ, बिना एविडेंसेस के नहीं कह सकते, राइट। 1500 ये वो टाइम पीरियड है, इट वाज द टाइम फ्रॉम वेयर द ऋग्वेदा, द फर्स्ट और द अर्लीस्ट वेद, 4 वेद हैं, अर्लीस्ट वेद वाज ऋग्वेद। ऋग्वेद का कंपोजिशन जो स्टार्ट हुआ है, या ऋग्वेद को जब पढ़ा गया, ठीक है, उसमें कौन सा टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट है? फ्रॉम 1500। सो अब एक चीज समझ लो कि वैदिक पीरियड से एक टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री के लिए और पास्ट के लिए। क्यों टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, और कौन से एविडेंसेस ऐड हो गए? लिटरेरी एविडेंसेस भी ऐड हो गए, राइट। सो it was the date from where the earliest literature, that was Rig Veda, defines the past. Clear? Okay, so now see Vedic period is classified into 2. Whole Vedic period is classified into 2. Early Vedic and later Vedic. Early Vedic and later Vedic. That early Vedic time period is also known as Rig Vedic period. That means what? Rig Ved was composed in the early Vedic period. Rig Ved was composed in early Vedic period. इसका और क्या मतलब हुआ? जो बाकी के 3 वेद हैं वो कब उनका कंपोजिशन किस पीरियड में हुआ? That means सामवेद,
Yajurved and Atharvaved these three were composed during later Vedic period. Clear? ठीक है? So Vedic period is classified into two period, early Vedic and later Vedic. ठीक है? अच्छा अब एक बात बताओ, है तो ये पूरा वैदिक पीरियड, बट फिर भी इसको डिवाइड किया गया, इसका डिवीजन हुआ टू फेजेस में, अर्ली फेज एंड लेटर फेज. तो कोई तो लॉजिक होना चाहिए, कोई ऐसा चेंज होगा लेटर वैदिक पीरियड में, और वो चेंज इतना वास्ट होगा जिसकी वजह से पूरे पीरियड को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया गया. सिंपल सी बात है. ठीक है, कुछ चेंजेस हुए होंगे. ठीक है, अच्छा अब क्या चेंजेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी इतना याद रखो, द वैदिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू टू, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. अर्ली वैदिक पीरियड इज आल्सो नोन एज ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड इज नोन फॉर दीज थ्री वेदास. अब ऐसा नहीं है कि लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ ये तीन वेद क्रिएट किए गए और कंपोज किए गए, नहीं. ठीक, जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे देन आई विल लेट यू नो कि वैदिक लिटरेचर में क्या क्या कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. We have discussed about the period, the time range. Okay, एक चीज है यहाँ पे. See the time period, it begins from 1500 to, it ranges from 1500 BCE to 1000 BCE, right? And later Vedic period starts from 1000 BCE onwards. इसके बाद, ठीक है, राइट. एंड मेनली एक और डिवीजन हम लेटर वैदिक पीरियड में ही एक और डेट हम याद रखेंगे, एंड दैट डेट इज 600 BCE. So we will consider that into later Vedic period, right? So later Vedic period begins from 1000 BCE, and this is the important time period within the later Vedic period. ठीक है, that means what? यहाँ पे भी कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ, हाँ, और इस डेट पे भी कोई बड़ा चेंज हुआ, इस टाइम पे भी कोई बड़ा चेंज हुआ. ये दो चीजें ध्यान देंगे. ठीक है, अब वो चेंज क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले बाकी चीजें देख लें. Vedic. Who composed the Vedas? That is very important. Who composed or created the Vedas or Vedic literature? Who were they? Sorry? Rishis. Okay. And आपने क्लास ली थी हिस्ट्री की, प्रियंका? ली तो थी पर अभी थोड़ा याद नहीं है ना. चलो कोई बात नहीं. राइट, सी वैदिक पीपल, राइट, composed or created the Vedic literature or Vedas, right? But Vedic people थे कौन? ठीक है, these Vedic peoples considered themselves, उन्होंने अपने आप को कंसिडर किया, they considered themselves as Aryans, Arya, a special tribe. कैसी tribe? Who considered themselves as elite.
They considered themselves as superior. They considered themselves as scholars. Right? So, Aryans created or composed the Vedas. Clear? So, एक question resolve हुआ. Who were they? Who were the Vedic people? So, Vedic people were Aryans. Right? Now, from where did they come? That means the place or region. So, इसका आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट. इसका आंसर क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया. दैट वाज द गेटवे ऑफ इंडिया. एक तरीके से इंडिया में एंट्री करने का रास्ता था वो. ये कहां से आए? आर्यंस कहां से आए? अभी अभी बताया था. कहां से आए थे आर्यंस? वेस्ट एशिया. They came from वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया के रीजन्स याद है आपको? कुछ बताइए. वेस्ट एशिया. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एक तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट मान लो. उसके वेस्ट में जाओ, ईरान, इराक, सऊदी, ये जो पूरा अरब रीजन है. राइट? सो दैट इज वेस्ट Asia. So the Aryans came from West Asia, right? ऐसे मूवमेंट करते करते आए. ठीक है. आके कहाँ रुक गए वो? कहाँ रुके? हाँ, ये मैं इसलिए चेक कर रही हूँ कि जब मैं समझाते समझाते जगह का नाम बोलती हूँ तो मैं देख रही हूँ कितना कैच करते हो आप, कितना ध्यान दे रहे हो. ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो. और ये वेस्ट में पूरा वेस्ट एशिया. राइट? दे एंटर्ड इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. राइट? और ये ईस्ट साइड में इनका मूवमेंट चल रहा था. ऐसे आ रहे थे ये. ठीक है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया में एंट्री कर रहे थे. तब तो पाकिस्तान सब इंडिया ही था. ठीक है. ओके. व्हेन दे रीच्ड दैट प्लेस, यहां पे क्या है? क्या है? रिवर इंडस. राइट? Indus River, right? And other than Indus, there were और भी यहां से रिवर्स थी. ठीक है. जैसे ही वो यहां पहुंचे, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में जैसे ही वो यहां पहुंचे तो इन्हें दिखा एक बहुत ही पीसफुल रिवर वाला एरिया. ठीक है. And then they decided to settle down in the place, in the region. Right? पूरा region इन्होंने देखा. And then they declared the region or named it as सप्त संधव प्रदेश. क्या नाम दिया? सप्त संधव. सप्त संधव. सप्त means 7. संधव
इंडस को एक क्या नाम बोलते हैं इंडस को? सिंधु, राइट? और सिंधु से क्या हुआ? हाँ, संधव प्रदेश, सप्त संधव। और संधव इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये सारी रिवर्स कहीं ना कहीं किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, एक को छोड़ के सरस्वती, राइट? बट क्योंकि वो भी आसपास के रीजन से ही फ्लो करती थी, तो उसको भी इन्होंने इन 7 रिवर्स में शामिल किया। क्लियर? कुछ एविडेंसेस में आपको सरस्वती का नाम मिलेगा, कुछ एविडेंसेस में एक और रिवर है विच फ्लोज फ्रॉम पाकिस्तान एंड विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, लेकिन सरस्वती को ही हम क्यों मेंशन करते हैं? बिकॉज सरस्वती, द रिवर सरस्वती इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में सरस्वती के रेफरेंसेस हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा कि जो 7 रिवर का जो नाम है वो उनमें सरस्वती शामिल। क्लियर? सो दैट प्लेस, ये वो प्लेस है जहां पे आर्यंस ने आके यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। दे सेटल डाउन इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया। आए कहां से थे? दे केम फ्रॉम वेस्ट एशिया and they settled down in northwestern front of Indian subcontinent, that region, right? And that region was named as Sapt Sandhav. That means the region of 7 rivers, and the major river was Sindhu or Indus. Clear? अच्छा, अब देखो, ये जो आर्यंस थे वेस्ट एशिया से इंडिया आए, यहां तक आए। जब ये यहाँ पे आए तो कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स भी यहाँ पर थी जो पहले से रह रही थी, इंडिजिनस ट्राइब्स, राइट? उनके लिए इन्होंने 2 टर्म यूज की है, दासास एंड दस्यूस। दासास एंड दस्यूस, राइट? According to some references, these two, that means the Dasas and Dasyus, were the indigenous people, जो पहले से इस जगह पे रह रहे थे, ये वो लोग हैं। ठीक है? And according to some references, Dasas were the earlier tribes from West Asia. उन्होंने क्या कहा? एक साथ नहीं आए आर्यंस, they came into groups, phases में आए, वो अलग अलग ग्रुप में आए। तो जो पहले आ गए और जिन्होंने पहले आके यहाँ रहना शुरू कर दिया, ठीक है, अब उन्होंने ऋग्वेद नहीं लिखा। जो बाद में आए वो ज्यादा स्कॉलर थे, उनके पास ज्यादा नॉलेज थी, राइट? डोमिनेंट थे वो, देवर डोमिनेंट इन नेचर। जो नेक्स्ट फेज में जो लोग आए वो कैसे थे? ज्यादा डोमिनेंट थे। ठीक है, सुपीरियर समझते थे खुद को, एलीट समझते थे। ठीक है, और जब वो आए तो पहले से जो लोग आए हुए थे उनको भी दासास एंड दस्यूस, जो इंडिजिनस थे उनको भी उन्होंने किस कैटेगरी का कैंडिडेट समझा, किस कैटेगरी का पर्सन समझा? लाइक दिस सेकंड ग्रेड पर्सन। सेकंड ग्रेड इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। और वो स्टेटस किस बिहाफ पे दिया? किस बिहाफ पे दिया उन्होंने वो स्टेटस? ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। दैट वाज द मेजर रीजन, क्योंकि जो आर्यंस थे they used संस्कृत। और संस्कृत कैसी लैंग्वेज है? बहुत ही ज्यादा रिफाइंड लैंग्वेज है, राइट? संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत टफ, बहुत एलीट लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है संस्कृत को, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, संस्कृत
The Aryans considered themselves as the superior, as the elite person of the region. And they considered Dasas and Dasyus as the second grade person of the society. Clear? अब second grade जब consider किया, नाम भी कैसे क्या रखे उनके? अब ये दासास और दस्यूस जो हमने टर्म यूज की, ये हमने कैसे, हमने थोड़ी ना बनाई. These terms are mentioned in the Rig Veda by these Aryans only. Right? उन्होंने यूज की दासास एंड दस्यूस. अब एक बात बताओ, what do you understand by that term das? Das means, huh? Das means slave. Okay. या ध्यान से सुनना इस चीज को. Dasas means slaves. किसने दिए टर्म? आर्यंस ने दिए टर्म. ठीक है. आर्यंस कहां से आए थे? वेस्ट एशिया से. ठीक है. वेस्ट एशिया में आर्यन से पहले क्या था? पीछे जाओ, टाइम में थोड़ा पीछे जाओ. क्या था? आर्यन से जस्ट पहले क्या था वेस्ट एशिया में? जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्यन से जस्ट पहले आईवीसी थी, तो यहाँ पे क्या था? मेसोपोटामिया. अच्छा, और थोड़ा पीछे जाओ, मेसोपोटामिया से पहले क्या था? आर्य मेसोपोटामिया से पहले का हमने कोई सिविलाइजेशन पढ़ा है क्या? हाँ, कंटेम्पररी है वो. दैट इज कंटेम्पररी, सेम टाइम पीरियड की. तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? आईवीसी से पहले हमने स्टोन एज पढ़ा है. ये चैप्टर आपका एडवांस क्लास में मैं कवर कराऊंगी. ठीक है. ये जुरासिक टाइम पीरियड की बात. जुरासिक एज, बिल्कुल. ठीक है. सो सी, ये जो टर्म है स्लेव्स, मैंने इसलिए आपको इस पे फोकस करने को बोल रही हूँ क्योंकि जब रोमन्स, जब ग्रीक्स आए मेसोपोटामिया के बाद, जब यहाँ पर कौन आए? ग्रीक्स आए, फिर रोमन्स आए. ठीक है. तो जो रोमन्स थे ना, रोमन्स के टाइम पीरियड की बहुत ही खास बात थी उनकी सोसाइटी की. स्लेव कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर था वहां पर. स्लेव कल्चर वाज वेरी मच पॉपुलर ड्यूरिंग रोमन एम्पायर. दैट मीन्स वहां पर स्लेव्स की दो कैटेगरी होती थी, डोमेस्टिक स्लेव्स, ठीक है, और एक आउटसाइड वर्क के लिए जो फील्ड वर्क हुआ, ठीक है, एज अ लेबर यूज करना हुआ, तो वहां पर स्लेव्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इनसे बहुत ज्यादा काम लेते थे. ठीक है. तो जो भी, इसका मतलब क्या, ये जो ट्रेडिशन है, दैट ट्रेडिशन ऑफ दासास और स्लेव्स बिगन इन द वेस्ट एशिया और द यूरोप बिफोर इंडिया. वहां पर ये जो ट्रेडिशन है स्लेव्स का, दासास का, वो स्टार्ट हो गया. इसीलिए तो जब, एक बात बताइए ना, आप इंडिया में हैं, यहाँ का कल्चर आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग स्किल वाले अलग अलग लोग हैं. ठीक है. गोल्ड स्मिथ. ठीक है. अब आप किसी और कंट्री में जाओ, वहां पे आपको सेम स्किल वाला कोई पर्सन मिलेगा, आप उसको क्या टर्म यूज करोगे? जो इंडिया में बोला जाता है वही बोलोगे, है ना? आपने उनको वो नाम क्यों दिया? क्योंकि जहां से आए हो आप, वहां पे उनको यही नाम देते हैं, है ना? उसी हिसाब से देखोगे ना. तो जब आर्यंस इंडिया में आए और उन्होंने जो इंडिजिनस पीपल थे उनसे काम कराना शुरू किया, पहले डोमिनेट किया. They dominated them by force. Then they dominated them by their status, by their language. Right? और उस सब के बाद क्या हुआ? जब आप किसी को डोमिनेट करते हो, then they started using them.
considered them as second grade person, right? और फिर उन्होंने क्या किया, एक टर्म दे दी, दासाज एंड दस्यूस, क्लियर। और जो दस्यूस थे उनके साथ तो और ज्यादा उनका बिहेवियर जो था कैसा होता था, रूड, राइट। दैट मीन्स व्हाट, जहां से वो आए थे वहां पे स्लेव ट्रेडिशन, दास ट्रेडिशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। ये वो की पॉइंट्स है जो आपको कनेक्ट करने हैं, ठीक है, ओके। सो they considered themselves as elite on the basis of language, right? And the second reason behind their dominance was the color complexion. The color complexions. The Aryans were fair in color complexion. उनसे पहले के जो लोग थे वो थोड़े से डार्क शेड के। सो उन्होंने क्या किया, उसको भी एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया। उन्होंने कहा कि आप अलग, हम अलग। एंड द मेन रीजन वाज लैंग्वेज। क्लियर? सो रीजन क्लियर हुआ। लोकेशन, वैदिक पीपल की लोकेशन कौन सी थी? सप्त संदव रीजन, right? Region of 7 rivers, right? Who were the Vedic people? They were Aryans. They came from West Asia, right? They considered the indigenous people as Dasas or Dasyus. Itna clear hua? And then we discussed that they composed Vedas, right? अब उनकी लैंग्वेज क्या थी? तो वेदों की लैंग्वेज क्या होगी? Sanskrit. So the language of Vedas is Sanskrit, right? And see, now we will discuss the Vedic literature, right? So earliest literature of Ved or Vedic period is earliest is Rig Vedic. Earliest literature is Rig Vedic, right? So अगर स्टेटमेंट ऐसी आ जाए, अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, तो क्या मेंशन करोगे? ऋग्वेद, because Rigved was the earliest literature and it was composed in Sanskrit, right? See, अगर आपने मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया हो तो मैंने बार बार यूज किया है Vedas were composed, Vedas were created. मैंने ये नहीं बोला Vedas were written. मतलब क्या? Vedas were the oral composition of Vedic people. And these Vedas were transferred by them from one generation to the next one, orally. Huh? Shruti and Smriti. Shruti and Smriti. Right? So, they are not written, they were composed or created by Vedic people. Oral compositions in Sanskrit language. So, the earliest literature of Indian subcontinent was Rigved, right? And earliest literature of Sanskrit language was Rigved. Clear? चलो पहले ये नोट्स लिखो इतने, उसके बाद फिर आगे पढ़ें। ये बनाओ, फटाफट लिखो।
लिखो लिखो, नोट्स बनाओ। कंटिन्यू करना। पेन भी मैं लाऊं? ट्राई करो, ये चलता है। अदरवाइज फिर ये यूज कर लेना, ग्रीन है। हाँ, यहां से वैदिक पीरियड, राइट। देन द टर्म वैदिक लिखो, मैं बोलती हूँ। द टर्म वैदिक is related with Vedas, is related with Vedas. Next line. Vedas, arrow बनाओ। Vedas, arrow बनाओ। That term is derived from, that term is derived from Ved, Ved, which means to get knowledge, or to learn, to learn, to get knowledge or to learn. Okay. Then next one is लिखो the classification or division of Vedic period. हाँ लिखो, लिखो एक लाइन लिखो पहले। The Vedic period is divided into two phases. Two phases. Then make two arrows. ऐसे ये इस तरीके से बना लो। Early Vedic period and later Vedic period. Time range mention करो। Early Vedic period from 1500 to 1000. ना ऋग्वेदिक के बाद लिखो नीचे, सॉरी अर्ली वैदिक में ही लिखो ऋग्वेदिक पीरियड, एंड ऑन द अदर साइड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. Clear? Now, next, लिखो वैदिक people. They considered themselves as Aryans
इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, आर्यंस an elite tribe, NAN, elite tribe oblique superior scholars right now लिखो, these Aryans composed Vedas next line से लिखो, the earliest literary source of that period is Rig Veda, अच्छा एक पॉइंट रह गया ना, अच्छा नेक्स्ट लाइन लिखो, these Aryans considered themselves as elite on the basis of language, फिर एरो बना के लिखो संस्कृत, right? Now next point, they came from West Asia and settled down in the northwestern front of India. They called the region, next sentence, they called the region, region, region. They called the region Sapt Sandhav Pradesh. Sapt Sandhav Pradesh. Bracket में लिखो, the region of river Indus and its tributaries. Next point, Dasas and Dasyus. Dasas and Dasyus. एरो बनाओ, एरो बना के लिखो, the Aryans considered the indigenous people, Aryans considered the indigenous people or and the previous groups of outsiders as second grade person, second grade they called them Dasas and Dasyus. ठीक है, अब ये ऐसे मैप बनाओ,
छोटा सा, इतना ही, ठीक है। उनका मूवमेंट शो करना है इधर से वेस्ट एशिया से, और ये 7 रिवर्स बना के इस एरिया को आइडेंटिफाई करना है एज सप्तसंधा प्रदेश। अब लिखो, सी ये जो 7 नेम्स हैं, 7 रिवर्स है, दे आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। इनके रेफरेंसेस हैं ऋग्वेद में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो इनके नाम है, ठीक है, ये अलग हैं। ऋग्वेद में सिमिलर नेम्स हैं इन्हीं रिवर्स के लिए, थोड़े से सिमिलर हैं लेकिन अलग हैं, संस्कृत में है, ठीक है। तो लिखो, नेम ऑफ दी 7 रिवर्स। इंडस, नॉन एज सिंध और सिंधु। अभी तुरंत याद करने हैं, ठीक है, सिंध और सिंधु। देन सतलज, सतलज नॉन एज शतुद्री। क्या क्या नाम है? सतलज, याद करो अभी तुरंत तुरंत। सतलज, शतुद्री। नेक्स्ट लिखो रावी, रिवर रावी। पढ़ा था, बताओ क्या है? हाँ हाँ, गुड। नदन मोस्ट इज झेलम, देन चेनाब, रावी, व्यासन, देन सबसे बाद में सतलज। सो रावी को किस नाम से मेंशन किया है ऋग्वेद में? परुष्णी। रावी, परुष्णी। देन ब्यास, याद करने हैं तुरंत तुरंत। ब्यास, ये 3 याद करो फटाफट। इंडस, हाँ नहीं फिर याद नहीं होंगे। इंडस, सिंध, सतलज, शतुद्री, रावी, परुष्णी, परुष्णी, ब्यास, वितस्ता, सॉरी विपासा। नॉट विपासा बसु, व्यास, विपासा। नेक्स्ट चेनाब, चेनाब,
Chenab referred as Askini and Jhelum Vitasta. Jhelum as Vitasta. Chalo. And the seventh one is सरस्वती. उनको इसी नाम से रेफरेंस मिलता है इसका. इनको ही नाम दो. इन 6 के नाम याद रखने. इंडस, सिंध, सतलज, शतुद्री, शतुद्री, रावी, परुष्णी, परुष्णी, ब्यास, बिपासा, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितस्ता. राइट. चलो एक बार फिर से रिवाइज करो. रावी, परुष्णी, सतलज, शतुद्री, ब्यास, बिपासा, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितस्ता, इंडस, सिंध. याद हो गए? हाँ, श्योर? ऑनलाइन में किस किस को ये नाम याद हो गए? हाँ बताओ, कौन है कैंडिडेट जिसको सारे नाम याद हो गए? चलो बताओ. शुभम. यस मैम. हाँ बताओ शुभम. मैम, इंडस इज नोन एज सिंध या सिंधु. ओके. सतलज इज नोन एज सतुद्री. शतुद्री. रावी इज नोन एज ये रावी इज नोन एज पशुनी. परुष्णी, परुष्णी. And Rusni. Vyas is known as Bipasa. हाँ Chenab is known as Askini. हाँ. Satluj and Saraswati is known as Vitasa. नहीं नहीं, सतलज इज शतुद्री और वितस्ता किसका नाम है? वितस्ता. झेलम. Jhelum and Saraswati, ma'am. Jhelum and नहीं, Saraswati. सरस्वती इज डिफरेंट. सरस्वती इज द 7th रिवर, राइट. झेलम इज वितस्ता. ये अलग है, ये 7th रिवर है. इनका अलग से कोई नाम नहीं मिलता. ठीक है, इन्हीं के ये 6 नाम मिलते हैं. ये एज इट इज मिलता है. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ. Okay. ये 6 हैं इनके, जिनके प्रेजेंट नेम्स अलग हैं और ऋग्वेद में उनके नाम अलग हैं. क्लियर? ओके. चलो एक बार फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली. इंडस, सिंध, सतलज, शतुद्री, रावी, परुष्णी, ब्यास, बिपासा, चिनाब, अस्किनी, अस्किनी, झेलम, वितस्ता. Clear? And 7th one is Saraswati. Okay. Now, अब लिखो, हेडिंग बनाओ. वैदिक एक मिनट. रिलीजन और बिलीफ. ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है. वैदिक रिलीजन. See, when we talk about the Vedic religion or the belief system of Vedic people, right? So the religion of Vedic period or the belief system of Vedic people
was based on the sacrificial performances. Based on sacrificial performances, right? अब इस sacrificial performances में क्या क्या चीजें आती हैं? इन sacrificial performances में दो चीजें आती हैं. The first one is यज्ञ performance. यज्ञ performance. And the second one is animal sacrifice practice. ध्यान से समझना, ठीक है? तभी इनका रिलीजन, इनका बिलीफ सिस्टम तभी समझ में आएगा, ठीक है? The whole religion or the belief system of Vedic people was based on the sacrificial performances or practices. And sacrificial performances includes yajnas, right? And animal sacrifice, right? So let's first understand the term sacrifice, because sacrifice पर ही based था इनका पूरा religion, right? So sacrifice term को समझना is important. What do you understand by that term? Sacrifice means what? जैसे मैंने लिखा एनिमल सैक्रिफाइस, क्या आया माइंड में? त्याग करना. वेरी गुड, ठीक है. सी, एनिमल सैक्रिफाइस डजंट मीन किलिंग ऑफ एनिमल. सैक्रिफाइस मीन्स किसी भी अपनी सबसे खास चीज, राइट, अपनी सबसे खास चीज को सेक्रीफाइस कर देना, किसी को दे देना, ठीक है? डोनेट. ये जो डोनेशन वाली जो चीजें, ट्रेडिशन जो है, प्रैक्टिसेस है, ये यहां से स्टार्ट होती हैं, राइट? सेक्रीफाइस ऑफ व्हाट? सेक्रीफाइस ऑफ व्हाट? सेक्रीफाइस ऑफ द beloved things to someone. किसी को भी अपनी प्रिय कोई भी चीज दे देना, उसका सेक्रीफाइस कर देना, राइट? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सबसे प्यारी चीज क्या है, इट कुड बी एनीथिंग. कोई एक रिलेशन हो सकता है, मम्मी हो सकती है, किसी के डैडी हो सकते हैं, भाई बहन दोस्त, ठीक है? अपनी कोई पहनने की चीज हो सकती है, खाने की चीज हो सकती है, ठीक है? चलो रिलेटिव्स को थोड़ा साइड में रख दो. बाकी चीजों में से जो सबसे प्यारी चीज हो, जो आपको बहुत अच्छी लगे, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इसको सेक्रीफाइस कर दो, ठीक है, ईमानदारी से बताना, बी ऑनेस्ट. हाँ, ऐसे कुछ भी आइडियलिस्टिक नहीं बोलना है, बी ऑनेस्ट. हाउ विल यू फील? मान लीजिए आपकी वॉच है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, इसके बिना आप कहीं नहीं निकलते, ठीक है, आपसे बोला जाए कि सेक्रीफाइस करो किसी चीज का और बोल दीजिए वॉच दे दो, देन हाउ विल यू फील? बुरा लगेगा ना? अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हो, ठीक है, फिर भी अगर आप उस चीज को डोनेट कर रहे हो, यू आर सेक्रीफाइसिंग दैट थिंग, दैट मीन्स व्हाट? हाँ, डेफिनेटली कुछ तो पाना होगा. आपने कुछ सेक्रीफाइस किया. इसमें दो चीजें हैं, यू आर लिविंग समथिंग, यू आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग, और जो आप छोड़ रहे हो ना,
उससे क्या एक नेचर, एक हमारा जो कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी कैपेबिलिटी इससे इंक्रीज होती है, कौन सी क्वालिटी बिल्ड होती है इससे। एग्जैक्टली अगर आप अपनी सबसे प्यारी चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हो ना, दैट मीन्स कि आपको किसी भी प्यारी से प्यारी चीज को भी सेक्रीफाइस करना, दैट मीन्स कोई मोह नहीं है। You can leave anything, anyone, you can sacrifice anything. That means internally you are very strong. Got it? ठीक है, तो एक तो ये हुआ, सेक्रीफाइस करने से इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी। ठीक है, डिटैचमेंट, देखो मोह ना होना, इसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे? डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। Getting this? Detachment from the worldly things, right? ये इसकी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। लेकिन वैदिक पीपल जो थे ना, वो वर्ल्डली थिंग से डिटैच होने के लिए, वर्ल्डली थिंग से डिटैच होना मीन्स व्हाट? हम दुनियादारी से डिटैच होते हैं तो हम किसकी तरफ ध्यान जाता है? टू द गॉड, सुप्रीम सोल, डिवाइन सोल, गॉड। अपने अपने रिलीजन के हिसाब से कोई भी हो सकते हैं, राइट? जब हम वर्ल्डली थिंग्स से अपने आप को डिटैच करते हैं, दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग आवर सेल्फ विद द डिवाइन सोल। लेकिन वैदिक पीरियड में वो स्पिरिचुअलिटी नहीं आई थी तब तक, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं आया था। ये जो परफॉर्मेंसेस होते थे वो वर्ल्डली थिंग्स को गेन करने के लिए होते थे। मतलब आपने कुछ दिया एंड इन रिटर्न ऑफ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है? गिव एंड टेक है। यहाँ पे वैदिक पीपल स्पिरिचुअलिटी के लिए, फिलोसफी के लिए, गॉड से कनेक्ट होने के लिए, स्पिरिचुअली, फिलोसफिकली ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे। They were practicing yajnas, they were practicing the animal sacrifice to get something else, right? And what is that? क्या पाना था उनको? वो तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। ये जो वैदिक पीपल थे, राइट, ये सेक्रीफाइस प्रैक्टिस करते थे, यज्ञ परफॉर्मेंस करते थे, एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, बदले में कुछ पाने के लिए। ठीक है, हाँ, मैजिकल पावर, पावर, ओके, नहीं, ये पता है किस लिए करते थे? हाँ, ये करते थे, ये दोनों प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे टू गेन वर्ल्डली थिंग्स, टू गेन वर्ल्डली थिंग्स। एंड वर्ल्डली थिंग्स में दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग जो आज भी करते हैं लोग, हैं? पुण्य के लिए कोई नहीं करता, फॉर सन, नॉट फॉर चाइल्ड, फॉर सन। तो चाइल्ड में दोनों आ जाते हैं, फिर सन एंड डॉटर। वो किस लिए करते थे? टू गेट सन। एंड अदर थिंग वाज, उनकी सबसे प्रिय चीज काउ एंड पास्चर लैंड्स। उनको काउस बहुत पसंद थे। ठीक है, वो आए किससे थे? वो आए थे हॉर्सेस से। ठीक है, वेस्ट एशिया से आए थे, आए थे किस पे? हॉर्सेस पे। उनको पसंद क्या थी? काउस, राइट, पालते थे वो उनको। ठीक है, और एक तरीके से उनको बहुत ज्यादा, जैसे एज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ,
कंसिडर किया जाता था, राइट। सी, उन्होंने काउ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी बिकॉज दे कंसिडर्ड काउ, राइट, एज द सिंबल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एज द सिंबल ऑफ वेल्थ। जिसके पास जितनी ज्यादा काउ होंगी मतलब वो उतना ज्यादा वेल्दी है, राइट। अब काउ के साथ साथ क्या चाहिए, पास्चर लैंड भी चाहिए, चराने के लिए जगह भी चाहिए ना उनको, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। इस टाइम पीरियड से क्या क्या आया, इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ी, काउ की बढ़ी, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी, और लैंड दैट मीन्स प्रॉपर्टी, दो चीजों की वैल्यू बढ़ी। अब इनके साथ साथ उन्होंने सन को इंपॉर्टेंस दी बिकॉज दे कंसिडर्ड सन एज द हेड और द सुपीरियर ऑफ द फैमिली, कि फैमिली की प्रोग्रेस के लिए भी कौन जरूरी है, सन, राइट। तो जो प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट था उसी चीज के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, यज्ञ परफॉर्मेंसेस एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। क्लियर, इतना समझ आया। सो their belief system, their religion was based on the sacrificial practices, right? और इस ये जो sacrificial practices थी इनमें क्या क्या इंक्लूड था, यज्ञ एंड एनिमल सेक्रीफाइस। पर्पस क्या था इनका, what was the objective or purpose? So the purpose was to gain worldly things. And what kind of worldly things? Sun and cow and pasture lands. Clear? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये जो आर्यंस की ट्राइब्स हैं, अगर इनके बीच में झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो किस चीज को लेकर होगा, हाँ? काउस एंड लैंड, पास्चर लैंड्स एंड काउस, यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता था ट्राइब्स का आपस में। हाँ, सुलह क्यों करनी, लड़ना है, सुलह अपने आप हो जाएगी जब एक हार जाएगा, है कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया तो। सेक्रीफाइस एनिमल्स, काउस, काउस को ही सेक्रीफाइस करते थे टू गेन। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, हाँ अभी और डिटेल में समझेंगे। एक्सचेंज बार्टर सिस्टम, हाँ नहीं अभी इतना समझ आया, ठीक है। चलो अभी इसी रिलीजन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके। सी, अब एक बात बताओ, they were sacrificing to gain worldly things, और सेक्रीफाइस भी किसका कर रहे हैं, वर्ल्डली थिंग का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगेन टू गेन द वर्ल्डली थिंग्स। क्लियर, अब ये सेक्रीफाइस करके खुश किसको कर रहे हैं, अब बार्टर सिस्टम तो था नहीं कि भाइयों और बहनों ये गाय आप रख लो, ये पास्चर लैंड हमें दे दो, वो कहेगा गाय हमें दे दी तो भाई जगह भी तो हमें ही चाहिए समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आपस में एक्सचेंज नहीं करते थे वो, ठीक है। वो किसी और को प्रेज करने के लिए ये परफॉर्मेंसेस करते थे, टू प्रेज टू प्रेज द गॉड, टू प्रेज द गॉड। अब गॉड कौन, गॉड कौन, गॉड भगवान, वेरी गुड अच्छा, वैदिक से पहले वाला याद करो,
वहां पे फिर रिलीजन के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिले. नेचुरल, they were nature worshippers. IVC people were nature worshipper, right? Okay. स्मार्ट हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हो. अरे see, IVC people were nature worshipper. Right? Vedic people personified the natural forces as God. वैदिक पीपल कनेक्ट हुआ, मतलब इसी बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा डेवलप्ड फेज में, राइट? यहां पे नेचर वर्शिपर हमने क्यों कंसिडर किया? बिकॉज ऑफ द एविडेंसेस ऑफ पीपल ट्री, बिकॉज ऑफ द इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस, बिकॉज ऑफ पशुपति सील, right? And here the Vedic people personified the natural forces as God. 3 चीजें हैं यहाँ पे. Personified, that means जो natural force हैं, personification किया उन्होंने, personify किया, ठीक है, as a person पहले, ठीक है. किसको? Natural forces को, the natural force, right, as God. अब natural forces कौन कौन से? Natural forces like rain, thunder, water, air, fire. हाँ, यही हुए ना नेचुरल फोर्सेस, राइट? अच्छा, अगर इस चीज को और ज्यादा देखो, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी थियरी एकदम से नहीं आती है, ठीक है? उसका कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होती है, फिर अपने आप एक ओरिजिनल एक फॉर्म में आता है वो, ठीक है? सी, यहाँ पे जो वैदिक पीपल थे, उन्होंने they personified the natural forces as God. Clear? Okay, मतलब इंपॉर्टेंस किसको दी? नेचुरल फोर्सेस को इंपॉर्टेंस दी, राइट? थंडर एंड रेन कहां से आती है? फ्रॉम द स्काई, ठीक है. देन वाटर, फायर, एयर एंड फायर. अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. And these 5 elements are भूमि और आकाश, है ना? इसका मतलब क्या कि हमारे फिलॉसफी में आगे जाके जिन 5 फोर्सेस की बात हुई, 5 एलिमेंट्स की बात हुई, कहीं ना कहीं उनकी बिगिनिंग कहाँ पे है? यहीं से हो गई है. समझाया था ना? ठीक है, यही वो चीजें हैं. दैट मीन्स व्हाट? अगेन दे डिस्क्राइब्ड द ह्यूमन बीइंग एज द पार्ट ऑफ द नेचर. Human being was not different or separated from the nature. Human was the part of that nature. Clear? So यही कनेक्शन, इन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस दी, और आज हम इसी फिलॉसफी को मानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 चीजों से बनी है, और एट द एंड इन्हीं 5 चीजों में मिक्स हो जाती है. यही होता है ना? आगे जाके और डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 2 टाइप ऑफ थिंग्स. वन इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड द सेकंड वन इज स्पिरिचुअलिटी.
spirituality that means the soul, and materialistic thing that means these 5 contents. राइट वो फिलॉसफी में डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, इसमें जब वैदिक फिलॉसफी का पार्ट आएगा तब. राइट, सो द वैदिक पीपल पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस एज गॉड. राइट, अब देखो, अब गॉड भी मिल गए, गॉड बना लिए उन्होंने, ठीक है. अब पर्पस भी हमें समझ में आ गया कि ये गॉड है, और जो वैदिक पीपल थे उनके अपने कुछ पर्पस थे, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव थे. क्लियर, ठीक है. अब ये पर्पस फुलफिल कैसे हो, अब ये जो गॉड है इन तक बात कैसे पहुंचे, समझ रहे हो. अब कोई रास्ता भी तो होना चाहिए ना, इनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका, कोई फोन नंबर कुछ तो होना चाहिए, कोई एड्रेस वेड्रेस, कुछ तो तरीका होना चाहिए. देन दे created the way, they composed, they created the way to contact God, to contact God. उन्होंने एक रास्ता क्रिएट किया, और क्या रास्ता था? They composed hymns. They composed hymns और वैदिक मंत्रास. तो ये रास्ता था. अब हम कांटेक्ट करते हैं किसी को भी, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? कांटेक्ट नंबर, वही 10 डिजिट नंबर है ना, है 10 डिजिट, बस नंबर्स आगे पीछे होके, ठीक है, सही जगह फोन लग जाता है. डिवाइस इज द सेम, यू आर द सेम, ठीक है, बस नंबर इधर उधर करना है, और जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो. तो इन्होंने भी तो वही किया था ना. इन्होंने क्या किया था? आपने डिजिट यूज की, इन्होंने मंत्र यूज किए. अब सोचो, आप यहां बैठकर, ये आपको लगता होगा, ठीक है, कि क्या कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है, कभी सोचो इस बारे में बैठ के. आपके पास बहुत टाइम है, एग्जाम तो के लिए थोड़ा टाइम है, तो अभी सोच सकते हो आप, ठीक है. कभी सोचो, टू कॉन्टेक्ट योर beloved one or anyone, you need a device. डिवाइस यूज करते हो, वो डिवाइस किस पर बेस्ड है, किसकी हेल्प से काम करती है वो? थ्रू क्या नेटवर्क होते हैं ना. नेटवर्क कहां से आते हैं? सैटेलाइट्स, सैटेलाइट से ना. सैटेलाइट कहाँ है? हाँ, अर्थ के ऊपर भी, ठीक है, अलग अलग, जो अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है. सैटेलाइट के थ्रू आपने क्या किया? आपने एक सैटेलाइट फिक्स किया. अब वो क्या कर रहा है? क्या कैप्चर कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है वो सैटेलाइट? बताओ, बोलो. जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या कैप्चर करते हैं और क्या रिफ्लेक्ट करते हैं वापस? वेव्स, हाँ, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं ना, वेव्स पे चलते हैं ना. तो क्या किया उन्होंने? फ्रीक्वेंसी को, वेव को उन्होंने कैप्चर किया, रिफ्लेक्ट बैक किया, ठीक है, कांटेक्ट करा दिया. हाँ, राइट. तो उससे क्या हुआ? आपने सिर्फ नंबर डायल किया, और नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, राइट, दैट नेटवर्क कनेक्टेड यू विद द रिक्वायर्ड पर्सन, जस्ट बिकॉज द डिवाइस, द सैटेलाइट. जब ये डिवाइस नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि नेटवर्क काम नहीं करता था.
है? दैट मीन्स व्हाट? उन्होंने कोई ऐसे डिवाइस नहीं बनाई, बट दे यूज्ड द पावर ऑफ देयर ब्रेन to send the frequency and to get back the result. Right? And वो जो नंबर चाहिए था डायल करने के लिए वो वैदिक मंत्रास. Right? So Vedic hymns or mantras were the way to connect the Vedic people with the God. इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो, अब तरीका क्या था उनका. अब आप क्या करते हो? फोन में नंबर डायल किया, ठीक है. अब यहाँ पे अब कई बार नेटवर्क आपका जो कनेक्शन है कई बार गलत नंबर हो जाता है ना, लाइन गलत कनेक्ट हो जाती है. फिर क्या होता है? गलत लाइन कनेक्ट हो जाती है, बार बार कॉल करते हो, बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो मम्मी से ही बात करनी है. मम्मी नहीं बोल रही, बुआ बोल रही हूँ तेरी. गलत नंबर हो जाते हैं ना, कई बार डांट लग जाती है. अब परेशान करोगे किसी को बार बार तो सुनाएंगे, ठीक है. तो ऐसा इनके साथ भी तो होता होगा. चलो ठीक है, सुनो. अब व्हाट इज द प्रोसीजर? व्हाट वाज द प्रोसीजर? कैसे, किस प्रोसेस से करते वो कनेक्ट करते थे? they were or they chanted the hymns. ध्यान से समझना. they chanted the Vedic hymns or Vedic mantras to invoke the God. Right? They chanted mantras to invoke the God. And see their trust level, their confidence level, right? Their belief कि हमारे अंदर और हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है. These mantras in Vedic hymns are so much powerful that they can connect us with the God, right? और गॉड के बस में ये नहीं है कि वो रुक जाए. बिलीफ सिस्टम देखो कि जब भी हम चाहेंगे वी कैन इन्वॉक द गॉड एंड द गॉड विल हैव टू कम टू अस. भगवान को आना ही होगा, वो आएंगे, ठीक है, और उनकी विश फुलफिल करेंगे. ठीक है, दैट वाज देयर बिलीफ सिस्टम. ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़ेगी दे विल इन्वॉक द गॉड, राइट, एंड द गॉड विल हैव टू कम टू देम टू फुलफिल देयर विशेस. राइट? अच्छा, सो ये था उनका बिलीफ सिस्टम. अब गॉड तक अब ये मंत्र हैं, ठीक है, अब इन मंत्रों को थोड़ी पावरफुल बनाने की जरूरत थी ना, ताकि भगवान आने में आनाकानी ना करें. ठीक है, उनको इग्नोर नहीं कर सके. ठीक है, तो वो क्या करते थे? दे यूज्ड fire. They used fire as mediator. अब फायर को एज अ मीडिएटर यूज करना मीन्स व्हाट? बिल्कुल दैट मीन्स यज्ञ. दैट मीन्स यज्ञ, यज्ञ. अरे बारिश नहीं गिर रही. अच्छा, अभी ठीक है, चुप हो जाए. ठीक है,
आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, ठीक है, ड्राइंग नहीं सिखानी मुझे। चलो, सो दे यूज्ड फायर एज मीडिएटर, राइट। और सुनो, सही कहा तुमने बिल्कुल, कि ये तो धुआं सा लग रहा है, स्मोक लग रहा है, राइट। फायर किस लिए यूज की जाती थी? फायर से, उसमें कुछ आहुतियां डालते थे, उससे क्या होता है, धुआं उठता है, वो ऊपर तक जाता है, ठीक ठीक है, और वो कनेक्ट करता है इनको। और यही आज के टाइम में भी जो यज्ञ होते हैं, जो यज्ञ परफॉर्मेंसेस होते हैं, उनका रेलेवेंस होता है, वही पर्पस होता है। यहाँ पर फायर का जितना रेलेवेंस है, उस फायर से जो धुआं निकलता है उसका रेलेवेंस होता है मेनली, राइट। अब फायर को ही क्यों यूज किया गया? फायर को ही क्यों यूज किया गया? बिकॉज फायर इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, प्योरेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ। जहां पर किसी भी इम्प्योरिटी को डाला जाए तो वो प्योर फॉर्म में बाहर आती है। अब खुद को मत डाल देना कि मैं भी प्योर हो जाता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि फायर से क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और कोई भी चीज, ठीक है, क्या हो जाती है, प्योर। अब ह्यूमन बॉडी को लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं उनको भी तो प्योर कर देते हैं ना, रह जाती है ना इम्प्योरिटीज यहीं पे। जो प्योर फॉर्म रहती है, स्पिरिट रहती है, वो पहुंच जाती है धुएं के साथ ऊपर, राइट। सो फायर was considered as the purest element of the earth. That's why they considered it as the mediator, right? इतना समझ में आया? नोट्स बनाओ इसके फटाफट, लिखो यहां से, वैदिक रिलीजन एंड बिलीफ। हाँ, हेडिंग लिखो, लिख ली, अब लिखो, द वैदिक religion was based on the sacrificial performances ये दो एरो बनाओ, यज्ञ परफॉर्मेंस and animal sacrifice practice. अब लिखो, sacrifice of what, ये बनाओ, sacrifice of what, लिखो, sacrifice of the most loved things sacrifice of most loved things. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पर्पस और ऑब्जेक्टिव, पर्पस और ऑब्जेक्टिव, लिखो, द पर्पस ऑफ Vedic rituals. Vedic rituals means yajna and animal sacrifice, both. The purpose of Vedic rituals was to gain worldly things to gain worldly things. दो एरो बना के ये नाम लिखो, उधर वर्ल्डली थिंग्स, सन
नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The religion, the Vedic religion was not, the Vedic religion was not based on magico-ritual formula magico-ritual formula. It was not based on magico-ritual formula. कोई मैजिक नहीं था ये, right? But it stressed on direct communication with the god, direct communication with the god through sacrifices and mantras, through sacrifices and mantras. Next point. Vedic gods were not worshipped for any spiritual upliftment or philosophical gain they were invoking the god for materialistic gain. Next point. They personified the natural forces as God. There were some female deities also. There were some female deities also. लिखो. They created the way to contact God by composing Vedic hymns or mantras.
लिखवाऊंगी. They believed that. They believed that by chanting these mantras, they could invoke the god, could invoke the god, and the god would have to come on the earth to fulfill their wishes. Next point. They used fire as mediator. They used fire as mediator between heaven and earth and God and human being. Right? Next heading. Vedic God. See, कुछ नाम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि जितने गॉड आज हम जानते हैं, ठीक है, ये वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गए थे. नहीं, कुछ ही ऐसे गॉड हैं जो वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुए, जिनकी वर्शिप वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुई. राइट, लाइक इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण, मित्र, इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण. राइट, ये कैसे थे? These were considered as major gods, and some other gods were also there. Sun, Som, Savitri, यम. यम को तो जानते होंगे. अच्छा, अब लिखो इंद्र. Indra was the god of strength, rain, R-A-I-N, rain, and thunder. So Indra was the god of strength, rain, and thunder. Okay. Vedic people invoked Indra to destroy the forts of enemies. Forts, F-O-R-T-S, forts of F-O-R-T, fort, किले.
hordes of enemies. Because Indra was the god of strength, right? Next, लिखो वरुण. Varun was the god of water. Water. लिखो. Next लिखो मित्र. He was considered as the upholder of एक सेकेंड, याद भी ध्यान भी नहीं दिलाते. क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? अब भी मेरा ध्यान गया, मैं ये क्या लिख दिया? अच्छा, क्या लाइन लिख रहे थे? He was considered as the upholder of natural order and morality with वरुण. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन दोनों के पास थी, ठीक है. मित्र के पास भी थी और वरुण के पास भी थी, ठीक है. यम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता ही है, अग्नि पता ही है, ठीक है. अग्नि वाज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट एलिमेंट. लिख दो अग्नि. Was considered as the purest element of the earth and mediator. Now, नोट पॉइंट बनाओ. नोट पॉइंट, NOT, नोट एरो बनाओ. Aryans believed a religion which was based on Pantheism and henotheism. Pantheism and henotheism. अभी लिखाते हैं. See, what does that term mean? Pantheism. इसी के आगे एरो बना के लिख सकते हो. Means worship a god at a time. Worship, हाँ, at a time. Worship a god at a time. मतलब एक टाइम पर एक ही गॉड की वर्शिप करना. मतलब जिस टाइम पे अग्नि को बुलाना हो उस टाइम पे अग्नि के ही मंत्र बोले जाएंगे, उन्हीं की चैंटिंग की जाएगी. वर्शिप अ गॉड और अ सिंगल गॉड एट अ टाइम. समझने के लिए सिंगल वर्ड भी लगा सकते हो, ठीक. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेनोथिज्म? The meaning of henotheism is believe in one God but not denying the existence of others.
नॉट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स। मतलब कैथेनोथीज मीन्स एक टाइम पे एक ही गॉड का पूजन किया जाएगा, वर्शिप की जाएगी, और जिस टाइम पे जिस गॉड के लिए मंत्र चैंटिंग हो रही है उस कोई हायरार्की नहीं थी। वैदिक रिलीजन में कोई हायरार्की नहीं थी गॉड्स में। ऐसा नहीं था कि एक प्लेस दिया हुआ, एक ऑर्डर दिया हुआ, एक हायरार्की दी हुई है कि ये सबसे बड़े हैं, फिर इनके बाद ये छोटे, फिर ये छोटे, फिर ये छोटे, ऐसे हायरार्की नहीं थी। गॉड्स थे, हायरार्की नहीं थी। जिस टाइम पे जिस गॉड को इन्वॉक करना हो उसी के लिए चैंटिंग की जाएगी, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही कंसीडर किया जाएगा, वही सबसे बड़ा कंसीडर होगा। समझ रहे हो? सो जिस टाइम पे जिस गॉड की वर्शिप की जाएगी उस टाइम पे वही सबसे बड़ा है। ये नहीं होगा कि ये कोई हायरार्की सेट है और हम पहले से दिमाग में बैठा हो कि 5th नंबर वाले गॉड है या ये तो छोटे वाले गॉड है। राइट? तो जिस टाइम पे जिसको बुलाया जाएगा वही सुप्रीम होंगे। ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू द रेफरेंसेस फ्रॉम ऋग्वेदा, सबसे ज्यादा बार किसको इन्वॉक किया गया? इंद्र को। इंद्र वॉज इन्वॉक्ड द मोस्ट। राइट? अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्र वॉज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। तो जब भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो किसको इन्वॉक किया जाएगा? इंद्र को बुलाया जाएगा। ही वॉज द गॉड ऑफ रेन ऑल्सो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे सरवाइव कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी था। एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरी है? वाटर, रेन। सो रेन के लिए अगेन द इंद्र। राइट? और इंद्र के बाद किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली? अग्नि को। क्यों? क्योंकि इनको तो बुलाना ही पड़ेगा, वो तो अग्नि है। ठीक है? तो कितने बार इनका नाम ऋग्वेद में लिखा गया, उससे ये समझ में आता है कि किसको कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कितनी बार वो किया गया। ठीक है? क्लियर? ये समझ आया? चलो बस एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद फिर उसको समझेंगे कल। आज सिर्फ लिख लो उसको। ठीक है? लिखो वैदिक लिटरेचर, हेडिंग बनाओ वैदिक वैदिक लिटरेचर। Focus on that term. We are saying Vedic literature, right? So Vedic literature includes, first of all, the earliest Vedic literature were Vedas. एक होता है, हम बोले कि कितने वेद हैं, तो कितने वेद है? 4. 4 Vedas are there, right? But if UPSC ask about the Vedic literature, तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूड होगा ये पता होना चाहिए। सो वेदास, आफ्टर वेदास ब्राह्मण लिटरेचर, नेक्स्ट कैटेगरी वाज ब्राह्मण लिटरेचर, देन आरण्यकास, Aranyakas, and the 4th category was Upanishad. Upanishad. Clear? So Vedic literature consists Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. क्लियर? अब इन चारों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या क्या है ये हम कल समझेंगे। ठीक है? और जो आप पूछ रहे थे नंबर ऑफ मंत्रास, राइट? सो एक एग्जांपल देती हूं। वेदास में अर्लीस्ट कौन सा है?
Rigved, right? In the Rig Veda, there are 10,442 mantras. How many mantras were composed in Rig Veda? Huh? 10,442 mantras were composed in Rig Veda. Right? अब सुनो. These 10,442 mantras were composed in 1,028 suktas. सूक्त बताती हूँ. And then these 1,028 suktas were compiled in 10 mandalas. Mandal. 10 मंडल. अब समझो, मतलब ये पूरा क्या है? ऋग्वेद. ठीक है. इस ऋग्वेद में 10,442 मंत्र हैं. इन मंत्रों को कंपाइल किया गया किसमें? 1,028 सूक्त में. और ये 1,028 सूक्त किसमें कंपाइल्ड है? 10 मंडल्स. मतलब, और ऋग्वेद क्या है? एक बुक है. मतलब एक बुक, उसके 10 चैप्टर, 10 मंडल. अब 10 मंडल के अंदर टोटल कितने सूक्त हैं, कितने सब डिविजन्स हैं? 1,028. और 1,028 के अंदर टोटल नंबर ऑफ मंत्रास कितने हैं? 10,442. राइट? सो इसको ऐसे याद करो. 10 total number of mantras were 10,442. These mantras were compiled in 1,028 suktas, and these suktas were compiled in 10 mandalas. तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं. कितने मंत्र हैं टोटल? हाँ, अच्छा, मैंने सूक्त थोड़ी पूछा है, मंत्र पूछे हैं. मतलब सीक्वेंस में रटोगे. चलो ठीक है, बाकी कल हम कंटिन्यू करते हैं इसको. ठीक है, चलो, थैंक यू.